हेलो एवरीवन, दिस इज देवेश जोशी। आई वेलकम यू ऑल ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग। तो आज हम अपनी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 5 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो द नेक्स्ट इज स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। तो अब वेदरिंग के बारे में अभी हमने बात कर ली, तो अब हम क्या देखेंगे कि वेदरिंग के अंदर कौन कौन से हमारे पास में इसके इम्पैक्ट्स आते हैं, इफेक्ट्स क्या रहते हैं, उनके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। फर्स्ट है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन जस्ट हमने बात करी थी कि भाई वो लेयर बाय लेयर अगर निकलती जाती है ना, अनलोड हो रही है किस तरीके से, लेयर बाय लेयर के फॉर्म में ना। तो ये जस्ट अभी जो अपन ने देखा था, ये क्या था, एक्सफोलिएशन था, है ना। तो ये जो एक पूरी लेयर है अपने आप में, ये निकल जाएगी, फिर ये इधर अलग निकल रही है, ये अलग निकल रही है, ये एक्सफोलिएशन था। ठीक है, लेयर्स जो होती है ना वो ग्रेजुअली निकलती रहती है, उसको अपन एक्सफोलिएशन प्रोसेस कहते हैं। तो वेदरिंग के अंदर जो अभी अपन बात कर रहे थे उसमें क्या है कि एक एक्सफोलिएशन हमें देखने को मिलता है। दिस हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड, ठीक है, अंडर फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। तो बेसिकली था किसकी वजह से फिजिकल वेदरिंग, वो अपन ने फिजिकल वेदरिंग के अंदर ही इसको पढ़ा था, है ना, ऑफ अनलोडिंग, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन एंड सॉल्ट वेदरिंग। तो ये सब चीजें यहाँ पे पैरेलल में हो रही थी। एक्सफोलिएशन इज अ रिजल्ट बट नॉट अ प्रोसेस। देखो एक्सफोलिएशन क्या एक प्रोसेस नहीं था, अपन ने इसको एक पार्ट के अंदर पढ़ा था कि एक्सफोलिएशन अपने को देखने को मिलता है ना फिजिकल वेदरिंग के अंदर। फिजिकल वेदरिंग के अंदर एक जो रिजल्ट आ रहा था वो क्या था, एक्सफोलिएशन के, भाई अनलोडिंग हो रही थी या अनकवर हो रहा था, वो किस तरीके से हो रहा था, एक्सफोलिएशन के मेथड के थ्रू हो रहा था, है ना। प्रोसेस नहीं है अपने आप में, एक रिजल्ट है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। फ्लेकिंग of more or less curved sheets of shells from over rocks and bedrock results in smooth and unround surfaces। ठीक है, ये अभी अपन बात कर चुके हैं। Exfoliation can occur due to expansion and contraction induced by temperature changes. Exfoliation domes and tores result due to unloading and thermal expansion respectively। बेसिकली क्या होता है, अनलोडिंग होती रहती है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, है ना, कंप्रेशन, और उसके बाद में अपन बात करें एक्सपेंशन, फिर कंप्रेशन फिर एक्सपेंशन, इस तरीके से चीजें चलती रहती है। तो उसका अपने पास में एक रिजल्ट आता है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कह दो चाहे एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन कह दो, एक ही बात है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है एक्सफोलिएशन के अंदर, जो अभी अपन ने लास्ट बात करी हुई है। ओके, तो ये 5.3 के अंदर एक्सफोलिएशन दिखा है ना, फ्लैकिंग एंड ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन। भाई ग्रेनुअल्स के फॉर्म में ऐसे अलग अलग फॉर्म में ऐसे डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ऐसा थोड़ी हुआ करता था ये रॉक, कोई ये रॉक तो कोई पूरा ऐसा हुआ करता होगा। अब क्या हुआ, इसके अंदर डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो गया था, तो डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हुआ, तो अब इसका एक ये जो पार्ट है वो आज हमें प्रेजेंटली कुछ ऐसा दिख रहा है, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा है, फिर कोई हमें ऐसा दिख रहा है ना, फिर कोई एकदम ऐसा फ्लैट आ गया, फिर कोई ऐसा दिख रहा है। तो ये पूरा एक ही रॉक था, है ना, सिंगल रॉक था, ये सिंगल रॉक था। अब इस सिंगल रॉक के अंदर ये अलग अलग हमें ये छोटे छोटे ऐसे डोम्स जैसे, टोर्स जैसे जो दिख रहे हैं, वो क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि एक्सफोलिएशन हो गया, इसकी लेयर्स कुछ इस तरीके से निकल गई, ये वाली इसकी लेयर निकल चुकी है, इधर निकल चुकी है, इसका थोड़ा पार्ट निकल गया, पूरा ऐसा था, है ना, पूरा एक रॉक था। अब एक में से छोटे छोटे पार्ट्स निकल गए, फिर ऐसा रह गया। ओके, यस, सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग, क्या सिग्निफिकेंस है वो अभी हम देख लेते हैं। वेदरिंग प्रोसेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। तो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन होता है इसका, है ना, वो भी हम देख चुके हैं। स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में कैसे होता है ये देखो, यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। अभी जो हमने यहाँ एनसीईआरटी का जो एग्जाम जो डायग्राम देखा था वो भी कुछ इसी तरीके का था। यहाँ पे भी क्या था, स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में देखने को मिलेगा, ये अपने आप में एक स्मॉलर पार्ट हो जाएगा, ये स्मॉलर पार्ट हो जाएगा, है ना, फिर ये जो हो रहा है ये भी अपने आप में स्मॉलर। इतना बड़ा एक पूरा रॉक था, उसके अंदर से लेयर बाय लेयर निकल रहा है, तो स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स के अंदर ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है। देन and preparing the way for formation of not only regolith and soils but also erosion and mass movement। अब देखो क्या होगा कि मास मूवमेंट, इरोजन वगैरह सब देखने को मिलेंगे। देखो फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास में था क्या, क्रैक्स वगैरह फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाएंगे, उनके अंदर फिर, है ना, नई सरफेस जो एक्सपोज हो जाएगी, चाहे फिर वहां पर केमिकल वेदरिंग हो, फिजिकल वेदरिंग हो या बायोलॉजिकल वेदरिंग हो, किसी भी तरीके से वो होके उसके बाद में उसका क्या होगा, है ना, इरोजन वगैरह स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना, मास मूवमेंट वगैरह अपन जो बात करते हैं वो होने शुरू हो जाएंगे। तो पहला जो स्टेप था अपने पास में वेदरिंग का ही था। अब वेदरिंग होने के बाद में जैसे एक लेयर उससे अलग हो जाएगी, तो उसके बाद में उसका तरीका क्या हो सकता है कि मास मूवमेंट भी हो सकता है, पूरा एक साथ में भी आ जाए, है ना, वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे, मास मूवमेंट को आगे आने वाला है। ठीक है, तो इन सब चीजों को अपन आगे देखेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, वेदरिंग से आपको जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं, यही बाद में जो रॉक के इतने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि छोटे फ्रेगमेंट्स हैं तो उनका जल्दी डिकम्पोजिशन हो जाएगा, या हम कह दें इरोजन उनका जल्दी हो जाएगा, है ना। डेनुडेशन जो एक प्रोसेस के अंडर में अपन ये सारी चीजें पढ़ रहे थे वेदरिंग वगैरह, तो डेनुडेशन प्रोसेस
डेनुडेशन के अंदर क्या होगा कि ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जल्दी डिकम्पोज होकर के सॉइल के अंदर कन्वर्ट होने में हेल्प करेंगे। ओके, बायोमास एंड बायोडाइवर्सिटी। Biomass and biodiversity is basically a result of forest, vegetation and forest depend upon the depth of weathering mantles। ठीक है, तो फॉरेस्ट वगैरह के अंदर भी सस्टेन करने में क्या हेल्प करता है कि जो मेंटल की वेदरिंग होती रहती है वो हेल्प करता है हमें ना। तो बायोमास एंड बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से ही हमारे पास में आता है बायोमास एंड बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट मतलब वेजिटेशन है ना। एंड फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल। इरोजन कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट इफ द रॉक्स आर नॉट वेदर्ड। ठीक है, इरोजन हमें ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा अगर हमारे पास में वेदरिंग नहीं हो तो वो इरोजन वाला प्रोसेस तो अभी अपन आगे पूरा देखना ही है। दैट मीन्स वेदरिंग एड्स मास वेस्टिंग, इरोजन एंड रिडक्शन ऑफ रिलीफ एंड चेंजेस इन द लैंडफॉर्म्स आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। ये देखो, ये सारा सिग्निफिकेंस वाला पोर्शन है ना, ये पूरा अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं वेदरिंग के अंदर है ना। ये जो इतने सारे अपन ने टाइप्स पढ़े थे केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल में, सबका मैंने आपको अलग अलग से भी बताया था। तो वहां पे अपन इनको मोर और लेस सबको डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इनको मैं इन डिटेल वापस से थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, हम जस्ट थ्योरी को देख ले रहे हैं। कुछ नया है तो उसको देख लेंगे, अदरवाइज हम सारा पढ़ चुके हैं ना। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड डिपॉजिट्स हेल्प इन द एनरिचमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन वैल्यूएबल ओर्स ऑफ आयरन, मैंगनीज, एल्यूमिनियम एंड कॉपर एक्सेट्रा। ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स ये क्या कह रहा है, एंड डिपॉजिट्स help in the enrichment and concentration of certain valuable ores of iron, manganese and aluminum, copper etc, which are the great importance of the national economy। ठीक है, तो भाई वेदरिंग से हमें क्या होता है कि भाई इस तरीके से जो रॉक्स है ना उनके बारे में भी एक तो पहले पता लगता है, दूसरा वो हट जाते हैं तो हमारे पास में उनको वहां से एक्सट्रैक्ट करना भी कुछ ईजी हो जाता है, जो नेशनल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वेदरिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स। देखो, ये हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पूरे पैराग्राफ में से लाइन मिली है ये ध्यान रखनी है। वेदरिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। क्यों? क्योंकि देखो क्या होगा, सॉइल कब बनती है, एक रॉक से बनती है। अब रॉक जो है, रॉक का सबसे पहले डिकम्पोजिशन होना जरूरी है, या मैं कहूँ डेनुडेशन होना जरूरी है। अब डेनुडेशन के अंदर सबसे पहला प्रोसेस ही क्या है, वेदरिंग है। तो वेदरिंग के हुए बिना डेनुडेशन हम पूरा कैसे देखेंगे, और जब डेनुडेशन पूरा नहीं होगा तो उससे हमें सॉइल कैसे मिलेगा। यानी एक रॉक मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाके मान लो कि एकदम खत्म हो जाएगा, एकदम अपनी लास्ट स्टेज तक पहुंच जाएगा, सॉइल के फॉर्मेशन में वो होगा ना। तो उसके लिए, सॉइल बनने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए क्या, डेनुडेशन उसका होना चाहिए उस रॉक का। उस रॉक का डेनुडेशन होगा कब, पहला स्टेप उसके अंदर वेदरिंग है। तो वेदरिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। चलिए आगे देखते हैं। फिर व्हेन रॉक्स अंडरगो वेदरिंग, सम मटेरियल आर रिमूव्ड थ्रू केमिकल और फिजिकल लीचिंग बाय groundwater and thereby the concentration of remaining valuable material increases। ठीक है, without such weathering taking place, the concentration of the some valuable material may not be sufficient and economically viable to exploit, process and refine। that is what called enrichment। देखो वेदरिंग होती है, वेदरिंग से क्या है, some material are removed through chemical or physical leaching by groundwater and thereby concentration of remaining material increases। अब है क्या, मान लो कि पूरा एक जो रॉक है ना, ये एक पूरा रॉक है, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होंगे। मिनरल्स क्या है, अलग अलग वैरायटी के अपने पास में मिनरल्स हैं। अब जो ग्राउंड वाटर है ना, ग्राउंड वाटर जो अपना काम कर रहा है अंदर की तरफ, वो क्या करेगा कि वो जैसे कंटिन्यूअसली यहाँ से फ्लो हो रहा है, अब हो सकता है कुछ एक मिनरल्स जो हो उनको ग्राउंड वाटर अपने साथ मिक्स करवा के लेके चला जाए। तो अब ये वाला जो अपने पास में है ना, तो अपने पास में अगर मान लो कि पहले से कितने 4-5 टाइप के यहाँ पे ये मिनरल्स थे, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 थे। तो अब क्या होगा, फिफ्थ वाला मान लो यहाँ से क्या हो गया, वाटर के साथ में निकल चुका है। ये फिफ्थ वाला क्या हो गया, वाटर के साथ में निकल गया, बच गए 4। या फिर हो सकता है कोई ये सेकंड वाला भी निकल चुका हो, तो बच गए अपने पास में कौन सा, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ रह गए। तो उससे अब अपने को बेनिफिट क्या हुआ भाई, अंदर ही अंदर ग्राउंड वाटर भी क्या करता रहता है, कोई अपने साथ मिक्स करके ले जाए, क्योंकि H2O है, ये भी अलग अलग मिनरल्स है, कोई भी वाटर के साथ में मिक्स होगा निकल जाएगा आगे, या केमिकल रिएक्शन करके कुछ और बना लेगा। तो जैसे जैसे ये क्या होता है कि ग्राउंड वाटर भी इनके अंदर, रॉक्स के अंदर जो मिनरल होते हैं उनके साथ रिएक्शन कर लेते हैं और उनको आगे ले जाते हैं या उनको चेंज कर देते हैं। अब जो रिमेनिंग इनके अंदर मिनरल्स बचते हैं उनको क्या, जब हम यहाँ पे माइनिंग वगैरह का काम करते हैं, जब हम माइनिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमारे लिए इनको निकालना आसान हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी सारी चीजें जो मिक्स थी, उनमें से कुछ चीजें जो हमारे लिए जरूरी नहीं थी वो शायद निकल गई यहाँ से। तो यहाँ पे जो 50-60% जो काम की चीजें हैं वो हमें आराम से मिल जाती है। अदरवाइज वो
5 to 10% या 20% जो चीजें एक्स्ट्रा थी वो भी यहाँ पे पड़ी रहती है, हमें उनको भी अलग प्रोसेस से अलग करना पड़ता है ना। कुछ ऐसे मिनरल्स जो बहुत कम काम के थे या जो इकोनॉमिकली वायबल नहीं, उनके अंदर कॉस्ट ही ज्यादा आ जाएगी, उनको भी हमें रिमूव करना पड़ता। उससे अच्छा वो नेचुरली रिमूव हो गए। तो अब क्या है, हमें जो काम के मिनरल है उनको आराम से हम वहां से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो वेदरिंग है वो भी हमें हेल्प करती है ना। तो वेदरिंग के साथ साथ में कुछ इस तरीके से की भी चीजें देखने को मिलती है ना। तो वेदरिंग के अंदर एक लेयर मान लो हट गई, वेदरिंग में मान लो एक लेयर हट चुकी है, अब दूसरी वाली लेयर जो है ये एक्सपोज हो गई है ना। तो अब ये जो लेयर जहां जहां से हटी है, ये लेयर मान लो यहाँ से हट गई, तो यहाँ पे क्या कर जाएगा, वाटर एंटर कर जाएगा। ये वाटर इसके साथ कुछ केमिकल रिएक्शन करके ये भी यहाँ पे क्या करेगा, अपने आप में कुछ मिनरल्स है उनको हटा देगा। तो यहाँ पे बाकी जो मिनरल्स बच जाएंगे उनको हमारे लिए इकोनॉमिकली वायबल होगा निकालना। तो ये सब भी प्रोसेस जो है उसको एनरिचमेंट वगैरह कहते हैं। ज्यादा इतना कुछ यूजफुल नहीं है। जो आपको मेनली अगर ज्योग्राफी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो अपन कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे पहले, ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट है। ये बस सब ऐसे ही दिया हुआ है, इतना ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ यूजफुल नहीं है का मतलब क्या, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना यूजफुल नहीं है। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, जो भी बुक में दिया है। मास मूवमेंट्स की बात करें, दीज मूवमेंट्स ट्रांसफर द मास ऑफ रॉक डिब्रीज डाउन द स्लोप्स अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। देखो मास मूवमेंट क्या होता है, अभी ये एक हमारे पास में फिर से कॉन्सेप्ट है ना, इसको समझते हैं। देखो मास मूवमेंट नाम से पता लग रहा है कि एक साथ पूरा मूवमेंट हो जाएगा। कैसे होगा, वेदरिंग से, जैसे ये आपके पास में कोई माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे जो पोर्शन है कि अब इसकी वेदरिंग और हो रखी है, वाटर वगैरह जा चुका है, फिजिकल वेदरिंग या बायोलॉजिकल वेदरिंग मान लो हो गई है ना। या फिर मैं मान लो अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जिससे प्रैक्टिकल एग्जांपल लें अपन बात करते हैं हिमालयाज की। अब हिमालयाज के अंदर क्या है कि मतलब पूरा सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है ना, क्योंकि टेथिस सी था, कभी उसके सेडिमेंट्स फिर राइज कर गए, फोल्ड माउंटेन वहां पे बन गए है ना। तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, वो क्या इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाली चीजें तो होती नहीं है ना। जैसे कोई लावा मैग्मा से बना हुआ कोई रॉक है, तो वो जितना स्ट्रेंथ रखेगा उतना वो थोड़ी रखेगा सेडिमेंट्री वाला रॉक, उसके तो कंपैरिजन में कुछ नहीं है। तो जो सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ सारा मटेरियल है, तो अब इसमें क्या जल्दी हमें वेदरिंग देखने को मिलेगी। अब ये क्या होगा कि अगर मान लो एक साथ ये मटेरियल पूरा करके धड़ाम से नीचे आ जाए, ठीक है, ये पूरा मटेरियल एक साथ धड़ाम से करके नीचे आ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, मास मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये ऐसा जो आप बता रहे हो है ना, ये ऐसा जो आप बता रहे हो वो लैंडस्लाइड नहीं होता क्या, है ना। ये आपके माइंड में आ रहा होगा सर ऐसा तो एकदम से मान लो पूरा पोर्शन नीचे आ जाए, वो तो लैंडस्लाइड होता है। लैंडस्लाइड को हम आगे समझेंगे, है ना, लैंडस्लाइड क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले मास मूवमेंट को समझते हैं, वो भी एक टाइप है, इसके अंदर ही आता है। मास मूवमेंट एक बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंदर एक पार्ट क्या है, लैंडस्लाइड है। ठीक है, तो बहुत सी चीजें हैं। ओके, तो ये इसके अंदर क्या बताया कि इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो मास मूवमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है क्या, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में सारी चीज हो रही होती है। दैट मीन्स air, water or ice do not carry debris with them from place to place, but on the other hand the debris may carry with air, water and ice। देखो एक ये लाइन जो दी हुई है इसको थोड़ा सा समझना है। दैट मीन्स एयर, वाटर एंड आइस डू नॉट कैरी डिब्रीज विद देम। ठीक है ना भाई, कहीं से एयर चलते हुए आ रही है या मान लो वाटर है, पहले से अपने साथ डिब्रीज लेकर के नहीं आएगा वो, है ना। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड डिब्रीज मे कैरी विद वाटर, एयर एंड आइस। तो क्या होगा, मान लो कोई पूरा जो ऐसे मास मूवमेंट हो रहा है, वो अपने साथ में वाटर मिक्स करके लेके आ सकता है, वाटर को लेके आ सकता है ना, या वो आइस को लेके आ सकता है। जैसे अपन एवलांच का नाम सुनते हैं ना, तो जो आप हिमालयाज के अंदर देखते हो ना, नॉर्दर्न पोल्स वगैरह के अंदर देखते हो, उन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा, यही चीज देखने को मिलेगी कि जब वहां पे एवलांचेस आते हैं तो आप देखते हो कि यार पूरा पूरा एक पार्ट नीचे आ रहा है, तो उसमें क्या है, आइस ही आइस एक साथ में आ रही है। तो अब वो जो चीजें आप देख रहे हो वो सब क्या बता रही है कि भाई डिब्री के साथ में एयर आ सकती है, वाटर आ सकता है या आइस आ सकती है। ठीक है, डिब्री के साथ में एयर, वाटर या आइस आ सकती है। द मूवमेंट ऑफ मास में रेंज फ्रॉम स्लो टू रैपिड, अफेक्टिंग शैलो टू डीप कॉलम्स ऑफ मटेरियल्स एंड इंक्लूड क्रीप, फ्लो, स्लाइड एंड फॉल। देखो यहाँ पे अब हमें फिर से एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है। क्या कहा जा रहा है, देखो जो मास मूवमेंट होंगे अब वो क्या हो सकते हैं भाई, स्लो भी हो सकते हैं और वो रैपिड भी हो सकते हैं। मतलब दो टाइप के मास मूवमेंट होंगे। जो मूवमेंट एक साथ पूरा डिब्री नीचे आ रहा है, क्या वो स्लो आ रहा है या वो रैपिड आ रहा है। ठीक है ना, तो स्लो और रैपिड दो हमें मिल सकते हैं। दूसरी बात, इनके टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, एक हो सकता है क्रीप, एक हो सकता है फ्लो, एक हो सकता है स्लाइड और एक हो सकता है फॉल।
तो ये 4 टाइप से मास मूवमेंट हो सकता है। यहाँ पे जो ये स्लाइड के बारे में अभी अपन बात कर रहे हैं ना, इसको आगे आप लैंड स्लाइड कहोगे। ग्रेविटी एक्सर्ट्स इट्स फोर्स ऑन ऑल मैटर बोथ बेडरॉक एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग। ठीक है, तो ग्रेविटी के इम्पैक्ट में ही सारी चीजें हो रही है, ये बात हमने पहले ही ऊपर लिख दी है। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो देखो अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मास मूवमेंट की। ये मास मूवमेंट की, और ये मास मूवमेंट दो तरीके से हो सकते हैं। एक ये हो सकता है स्लो और एक ये हो सकता है रैपिड। ठीक है, अब स्लो या रैपिड होंगे, उसके अंदर भी क्या है, प्रोसेसेस फिर इन डिटेल में डिवाइड किए हुए हैं। कौन सा? एक होता है आपके पास में क्रीप, एक होता है आपके पास में फ्लो, एक होता है आपके पास में स्लाइड और एक होता है फॉल। तो ये चारों टाइप्स जो हमारे पास में, वो क्या बता रहे हैं कि मास मूवमेंट के जो टाइप्स है ना, फर्दर किन में डिवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको फर्दर किन में डिवाइड किया जा सकता है। अब चाहे कोई सा भी मास मूवमेंट है, चाहे क्रीप हो, चाहे फ्लो हो, चाहे स्लाइड हो, चाहे फॉल हो, वो होगा किसके इम्पैक्ट में? ग्रेविटी के इम्पैक्ट में। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी काम कर रहा है। देखो ना, सीधी सी एक चीज है कि अगर कोई चीज नीचे आके गिर रही है, क्यों गिर रही है? क्योंकि ग्रेविटी का इम्पैक्ट है। तो अगर इतना सारा डिब्री नीचे आ रहा है ना, एक हाइट से नीचे आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा होगा? क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है। तो ग्रेविटी का इम्पैक्ट वहां पे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज आप ये भी सोचो कि अगर जो हम एक्सोजेनिक फोर्सेस जितनी की भी बात कर रहे थे कि माउंटेन है ना, अब इस माउंटेन के अंदर अगर आप देख रहे थे कि भाई एक रिवर निकल करके ऐसे ऐसे जा रही है, अब ये रिवर क्या कर रही है यहाँ पे, इसको धीरे धीरे है ना इरोजन कर देगी। अब जो इरोजन यहाँ पे आने वाले टाइम में हो जाएगा, वो क्यों हुआ? रिवर नीचे ही क्यों गई, ऊपर क्यों नहीं गई? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी काम कर रही थी। भाई ग्रेविटी की वजह से रिवर जो है ना नीचे की तरफ आई, हाइट से नीचे की तरफ आई। तो जब रिवर नीचे आने के अंदर एक जो इम्पैक्ट या जो फीचर जो हमारे पास में देखने को मिल रहा था, क्या था? ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस, है ना। एक क्या फीचर देखने को मिल रहा था? वो यहाँ पे ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस काम कर रहा है, इस वजह से नीचे आई। तो इरोजन में क्या था? ग्रेविटी इंपॉर्टेंट था, है ना। फिर यहाँ पे जब ये मूवमेंट करवाया था, उसके अंदर भी कौन इंपॉर्टेंट है? ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ग्रेविटी का जो फैक्टर है ना, वो हमें हर जगह पे काउंट करना होगा। तो देखो ये जो चीज है ना, ये होती है मास मूवमेंट। आपने देखा होगा ना कि ऐसे हिली रीजन्स के अंदर जनरली हम देखते हैं कि यार ये पूरे जो हिमालयाज वगैरह के अंदर तो काफी कॉमन देखने को मिलता है ना, हिमालयन रीजन में। चाहे आप उत्तराखंड देख लो, चाहे आप हिमाचल देख लो, है ना, हिमाचल प्रदेश देख लो, इन रीजन्स में तो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। या फिर मान लो कि नॉर्थ ईस्ट का सेक्शन देख लो, तो मैं यहाँ पे एक पूरी चीज लिख रहा हूँ। एक तो आपको हिमालयाज में ज्यादा देखने को मिलता है ये, है ना। एक आपको वेस्टर्न घाट के सेक्शन में ज्यादा देखने को मिलता है। इन सेक्शन में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ये अपन आगे इसके बारे में खैर बात कर लेंगे। तो देखो अब हुआ क्या, ये जो इतना बड़ा बड़ा जो सेक्शन है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ये कुछ भी अपने पास में इतनी हाइट से नीचे की तरफ आके गिरा, ये क्या है? मास मूवमेंट है। ये क्या है? मास मूवमेंट है। तो ये सारा का सारा डिब्री, है ना, जो नीचे आ रहा है, जो टॉप से नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, वो किसके इन्फ्लुएंस में कर रहा है? वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कर रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मास मूवमेंट हो रहा है। अब ये किस तरीके से आता है? ये किस तरीके से आता है? ये चाहे क्रीप के फॉर्म में आ रहा है, चाहे ये फ्लो के फॉर्म में आ रहा है, चाहे ये स्लाइड के फॉर्म में आ रहा है, चाहे ये फॉल के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, ये कौन से फॉर्म में आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखो ये फ्लो है, तो फ्लो के अंदर क्या होगा कि मूवमेंट कुछ अलग, टॉपल के अंदर कुछ अलग, स्लंप के अंदर कुछ अलग, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। हमारे एनसीईआरटी ने जो हमें दिया हम उनके बारे में बात करें। स्लाइड के अंदर ये देखो, स्लाइड के अंदर जो आप देख रहे हो और जो क्रीप के अंदर आप देख रहे हो, क्रीप के अंदर क्या है? आपको थोड़ा सा जेंटल स्लोप देखने को मिल रहा है। मतलब स्लोप जो है बहुत ज्यादा शार्प नहीं है। ठीक है ना, स्लोप जो है ना बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, मॉडरेट स्लोप यहाँ पे आपके पास में होता है। मॉडरेट स्लोप यहाँ पे आपके पास में होता है। ठीक है, स्लाइड के अंदर आपके पास में क्या है? स्लोप थोड़ा सा आपके पास में हाई रहता है। ठीक है, एक चीज ये देखो यहाँ पे। दूसरी चीज फॉल जो है, फॉल क्या है? एक सेक्शन जो था ना, ये इससे अटैच था, वो अलग होकर के नीचे गिर रहा है, वो होता है फॉल के अंदर। भाई था तो ये भी मास मूवमेंट, इतना सारा पोर्शन एक साथ नीचे आकर के गिर रहा था तो ये भी मास मूवमेंट ही। लेकिन इसका गिरने का तरीका, एक पार्ट टूट करके सीधा अलग हो गया, ये वाला। इसमें भी पार्ट टूट करके अलग ही होकर के रहा है, लेकिन स्लोप इसके अंदर अलग है। तो क्रीप के अंदर क्या होगा कि ये जो पोर्शन आ रहा होगा बहुत स्लो आ रहा होगा, बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे आ रहा होगा, है ना। एकदम भी धीरे धीरे नहीं कि हाँ हम देख रहे हैं कि हाँ भाई खड़े हैं, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ठीक है आएगा तब बढ़ जाऊंगा, वो वाली बात नहीं है ना। तो पर अगर हम कंपैरिजन करें स्लाइड के कंपैरिजन में, तो बहुत धीरे आ रहा होता है। क्रीप नाम ही इसका इसीलिए। ठीक है, फिर स्लाइड, स्लाइड कैसे? थोड़ा सा स्पीड में होता है ना स्लाइड, वैसे ये स्लाइड भी हमारे पास में इसके पास में कुछ और स्पीड होती है। फ्लो जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये थोड़ा सा स्टीपर, और ज्यादा स्टीपर हमें जो
फ्लो पे देखने को मिल जाता है ना। तो ये हो जाता है। इसके अंदर जैसे अगर अपन बात करें ना फ्लो के अंदर, तो आपको मड फ्लो वगैरह देखने को जो मिलते हैं ना, अभी थोड़ा सा अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, न्यूज़पेपर को अगर सुनते हैं, तो अभी हिमाचल के अंदर लास्ट टाइम अभी जो इस सीजन के अंदर जो देखने को मिला था, या उत्तराखंड हिमाचल में जनरली देखने को जो मिलता है ना, मड फ्लो वगैरह सडनली जो हो रहा होता है, एकदम से आ रहा होता है, वो ये वाली चीज होती है मड फ्लो, है ना। मड फ्लो है वाटर फ्लो जो इस तरीके से हो रहा होता है, वो है ना ये चीज। ये स्लाइड जो है लैंड स्लाइड की जो अपन बात करते हैं वो वाला, है ना। क्रीप जो मैंने आपको बता दिया, फॉल मैंने आपको बता दिया, है ना। तो स्लम्प और टॉपल अभी हमारे वैसे यहाँ पे अभी काम का नहीं है। ओके, चलिए वापस इसमें देखते हैं क्या दिया हमें। तो वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट दो इट एड्स मास मूवमेंट। अच्छा, प्री रिक्विजिट नहीं है ना, नॉट अ प्री रिक्विजिट। तो इसका मतलब वेदरिंग क्या हो सकती है, वेदरिंग के इंपैक्ट में भी मास मूवमेंट हो सकता है, बिना वेदरिंग भी मास मूवमेंट हो सकता है ना। ठीक है, तो ये जो आपके पास मास मूवमेंट हो रहा था, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, ये वेदरिंग के साथ में भी हो सकता है और विदाउट वेदरिंग भी देखने को मिल सकता है। विदाउट वेदरिंग कैसे सर? भाई वेदरिंग में तो सर आप कह रहे हो जो रॉक थोड़ा वीक पड़ चुका होता है, फ्रैक्चर्स में, क्रैक्स में उसके पानी बैठ गया, कुछ वेजिटेशन उग गया, है ना, तो उस वजह से वीक हो गया, तब तो ये ऐसा होगा ही होगा, हमें पता है। लेकिन विदाउट वेदरिंग कैसे? भाई अर्थक्वेक आप देखते हो ना, अर्थक्वेक उसमें कौन सा कोई वेदरिंग हो रखी होती है? नहीं हो रखी होती, सडनली नीचे आ जाता है ना एकदम से। अपन देखते हैं भाई अर्थक्वेक आए हिमालयाज में, एकदम से स्लाइड हो गया, है ना, या कोई और चीज, जैसे अपन मड फ्लो वगैरह भी वहां पे सुन लेते हैं। तो हुआ तो क्या है, मास मूवमेंट हुआ है, लेकिन विदाउट एनी वेदरिंग हुआ है ना। तो हो सकता है कहीं पे वेदरिंग भी हो रखी हो, तो वेदरिंग के इम्पैक्ट में भी चीजें हो जाए। तो वेदरिंग प्री रिक्विजिट है? नहीं, प्री रिक्विजिट नहीं कि सिर्फ वेदरिंग हो रखी होगी तभी आएगा, बिना वेदरिंग भी आ सकता है। अब ऐसा भी हो कि मान लो कि ना, हमने कहीं पे कोई मान लो कि हिमालयाज के सेक्शन में जो अभी हम कंस्ट्रक्शन वहां कर रहे हैं, ठीक है, ऑल्दो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आपको एक समझाने के लिए एग्जांपल वो अभी मोर सुटेबल है, तो वो दे रहा हूँ। तो जो हिमालयाज में अगर मान लो अभी जो हम टनल वगैरह बना रहे हैं, वहां पे क्या करना पड़ रहा है, हमें थोड़े ट्रीज वगैरह हटाने पड़ रहे हैं, और वो सेडिमेंट्री रॉक है, इतनी ज्यादा उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। तो वहां पे जो भी हमने कंस्ट्रक्शन किया, तो क्या किया, ड्रिलिंग वगैरह जब करी ना, तो वो जो रॉक्स है, पूरे माउंटेन की जो रॉक है, उसकी क्या हो जाएगी, वो वीक हो जाएगी, क्योंकि वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली हो रहा है, इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो जो ट्रीज वगैरह ने, सेडिमेंट्री रॉक है, उनको बांधे हुए था, पूरा पकड़े हुए था, वो ट्रीज वगैरह हमने कटिंग करी है, तो क्या हो गया, वो लैंड या वो रॉक वीक हो गई। अब जैसे ही क्या होगा कि वहां पे थोड़ी बहुत वेदरिंग हो जाएगी, या वाटर एकदम से आएगा, या बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी, उन सब चीजों की वजह से क्या होने लग जाएगा, वहां पे मास मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और मास मूवमेंट कोई भी फॉर्म में हो सकता है, क्रीप, फ्लो, स्लाइड या फॉल, इनमें से वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इनमें से जैसे मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल अभी दिखाई था ना, ये एग्जांपल इसीलिए भी हमने देखा। ये जो चीज हमें देखने को मिल रही है क्या है, एक मास मूवमेंट है, ऐसा जनरली आप काफी बार देखते ही हो। ओके, तो अभी हम यहाँ थे। तो वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट दो इट एड्स मास मूवमेंट। भाई मास मूवमेंट होने के अंदर ये हेल्प करता है, लेकिन प्री रिक्विजिट नहीं है कि भाई ये होगा तभी होगा, बिना वेदरिंग के भी मास मूवमेंट हो सकता है, वो हमने समझ लिया। ओके, मास मूवमेंट्स आर वेरी एक्टिव ओवर वेदर्ड स्लोप्स रादर देन ओवर एन अनवेदर्ड मटेरियल। भाई जिसके अंदर वेदरिंग नहीं हो रखी, वहां मास मूवमेंट होने की चांस थोड़ा कम है कि भाई अर्थक्वेक आएगा तो हो जाएगा, या इतना बड़ा कुछ ऐसा वाइब्रेशन होगा तो हो जाएगा। अदरवाइज तो वहीं पे हमें ज्यादा मास मूवमेंट देखने को मिलेगा जहां वेदरिंग हो रखी है ना। तो मास मूवमेंट्स आर वेरी एक्टिव ओवर वेदर्ड स्लोप, जहां पे वेदरिंग हो रखी है उन स्लोप्स के ऊपर। मास मूवमेंट्स आर एडेड बाय ग्रेविटी एंड नो जियोमॉर्फिक एजेंट लाइक रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स एंड करंट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट। अच्छा, क्या कहा इसने, भाई किसके इन्फ्लुएंस में होती है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होती है, और दूसरा कोई भी जियोमॉर्फिक एजेंट वहां पे काम नहीं कर रहा होगा। हमने पहले ही बात कर ली थी भाई, मास मूवमेंट मतलब ग्रेविटी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, दैट मीन्स मास मूवमेंट्स डू नॉट कम अंडर इरोजन दो देयर इज अ शिफ्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, ठीक है ना। अब ये चीज हमें बड़े ढंग से समझ लेनी है, क्या कि मास मूवमेंट में और इरोजन में फर्क है, दोनों चीजें अलग अलग है ना। मास मूवमेंट एक टाइप नहीं है इरोजन का, मैं फिर से कह रहा हूं इस बात को, मास मूवमेंट इरोजन का टाइप नहीं है। मास मूवमेंट अलग चीज है, इरोजन एक अलग चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ एनसीईआरटी ने बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, दैट मीन्स मास मूवमेंट डू नॉट कम अंडर इरोजन। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछ सकता है, या फिर क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट देके भी हमें इसको क्लैरिफाई करने के लिए कह सकता है, तो ढंग से ध्यान रखना है। मटेरियल्स ओवर द स्लोप्स
have their own resistance to disturbing forces and will yield only when force is greater than the shearing resistance of the materials. Weak, unconsolidated material, thinly bedded rocks, faults, steeply dipping beds, vertical cliffs or steep slopes, abundant precipitation and torrential rains and scarcity of vegetation etc. favor mass movements. ठीक है, देखो मास मूवमेंट होने के लिए क्या क्या चीजें हेल्प करेगी. एक कि जैसे अभी अपन ने बात करी कि भाई मतलब माउंटेन्स पर से अपन ट्री वगैरह हटा दें, है ना, कोई भी अपन कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं तो अपने को हटाना पड़ गया, उस वजह से हो जाएगा. ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या करें, जैसे स्कार्सिटी ऑफ वेजिटेशन के अंदर ये कवर कर दिया. फिर यहाँ पे अबंडेंट प्रेसिपिटेशन एंड टॉरेंशियल रेन्स, तो भाई बहुत ज्यादा बारिश हो गया, अपन कहते हैं ना क्लाउड बर्स्ट वगैरह हो गए, तो वो भी एक है ना इसके अंदर हेल्प करेंगे. फिर वर्टिकल और स्टीप स्लोप्स होते हैं, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा भाई जहाँ पे स्लोप बहुत ज्यादा वहां पे होने का चांस भी ज्यादा है. अब हिमालयाज में देखें हाइट इतनी ज्यादा है, वर्टिकल जैसे अपने को स्लोप वगैरह देखने को मिल रहा है. केरला के वायनाड वगैरह में हुआ था, वहां पे भी स्लोप ज्यादा था ना, तो वो सब चीजें वेजिटेशन का वहां पे भी चेंजेस होने लग गए थे, तो वो भी एक होता है ओवर कंस्ट्रक्शन वगैरह से ना. स्टीपली डिपिंग बेड एंड फॉल्ट्स वगैरह, जो रॉक्स के अंदर ऑलरेडी फॉल्ट वगैरह आए हुए हैं, है ना, तो वो भी एक हेल्प करता है भाई, उनके अंदर वाटर वगैरह बैठ जाएगा, कर जाएगा, थोड़ा वो वीक और जल्दी होने लग जाएगा, है ना. तो इन सब की वजह से. दूसरा क्या कि जैसे मान लो कोई रॉक है, जैसे इसमें देखो, जैसे अब ये रॉक है, अब इसको अगर नीचे आना है तो क्या कर रहा है, ये आपस में जो लेयर है ना, मैं नीचे इसको नंबर 1 दे रहा हूँ, नंबर 2, तो सेकंड नंबर को जब आना है तो फर्स्ट नंबर उसके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है नहीं कर रहा है. फर्स्ट नंबर को सपोर्ट कौन कर रहा है, ये थर्ड कर रहा है, फोर्थ कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है. अगर ये रेजिस्टेंस जिस टाइम खत्म हो जाएगा, सेकंड वाला नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो सेकंड वाला नीचे आ जाएगा. वैसे ही यहाँ पे अगर अपन बात करें कि जहाँ पे ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है, वहां पे ये क्या करेगा, फास्ट मूवमेंट करते हुए फटाफट नीचे आ जाएगा. तो इनके जो अलग अलग टाइप है वो डिपेंड करता है कि कौन सी आपके पास में कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग. ये भी अगर हो रहा है तो आएगा, तो ये भी मास मूवमेंट के अंडर में आएगा, लेकिन ये भी मास मूवमेंट के अंदर में ही आएगा, है ना. तो होंगे दोनों मास मूवमेंट, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा अपने पास में कंडीशन है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि when force is greater than the shearing resistance of the materials, तो जो शेयरिंग रेजिस्टेंस जो लग रहा है उससे ज्यादा हो जाएगा ऊपर का फोर्स. कौन सा, मास मूवमेंट वाला फोर्स, जो ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा है, नीचे लाने वाला जो फोर्स लग रहा है, वो रोकने वालों से ज्यादा हो जाएगा, तो नीचे आ जाएंगे वो. जब तक रोक पा रहे हैं तब तक रुके हुए हैं, है ना. जिस टाइम रुकना खत्म, रेजिस्टेंस लगना खत्म हुआ या उसको आपने ओवरकम कर दिया तो आप आ जाओगे. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. यस, सेवरल एक्टिवेटिंग कॉजेज प्रीसीड मास मूवमेंट दे आर. तो भाई कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो मास मूवमेंट को प्रीसीड करती है, उनको थोड़ा सा अभी अपन यहाँ समझ लेते हैं. क्या क्या है, रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू मटेरियल्स अबव द थ्रू नेचुरल आर्टिफिशियल मीन. अच्छा, ये है भाई, कोई भी मान लो कि ट्रीज थे, अब है ना ट्रीज लगे हुए यहाँ पे पूरा इसके ऊपर, तो अब ये ट्रीज अगर मान लो यहाँ पे इसके साथ में ऐसे ट्री लगा हुआ है, क्या कर रहे हो आप, ये रहा आपका, ऐसा ही है अब हमारा ट्री. ठीक है, ये ट्री लगा हुआ है, अब ये ट्री क्या कर रहा है, अभी तक तो उसको सपोर्ट कर रहा है. अब ये वेजिटेशन वगैरह आपने खत्म कर दी, तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे जितना भी ये पूरा इकट्ठा हो रखा था एकदम से नीचे आ जाएगा, मास मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, यहाँ ये देखो, अब जैसे ये ट्री वगैरह है, अगर इन ट्रीज को अगर अपन रिमूव कर देंगे, ये ट्री खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो क्या होगा, ये सडनली नीचे आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे ट्री नहीं है तो ये सीधा नीचे आ गया, स्लम्प्ड हो गया, है ना. तो अगर यहाँ पे ट्री होता तो वो इसको रेजिस्ट कर लेता. तो ये सब चीजें क्या कर रही है, बेसिकली इनको रेजिस्ट ही कर रही है. ओके, सेकंड, इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप. भाई ज्यादा जो स्टीपी स्लोप होगा, जो जितना ज्यादा हाइट पे होगा वो. अब मुझे एक बात बताओ कि आपको मैं दो सिचुएशन दे रहा हूँ, है ना, एक तो ये है ए वाली और एक आपके पास में ये है बी वाली. अब दोनों में से बताओ ज्यादा स्टीपी कौन सा है. ऑब्वियसली ए वाला ज्यादा स्टीप स्लोप है, तो यहाँ पे सर जो मास मूवमेंट होगा वो ज्यादा होगा, है ना, कैटास्ट्रॉफिक होगा, जल्दी होगा कंपैरेटिवली टू बी, है ना. तो इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप हो गया. फिर ओवरलोडिंग थ्रू एडिशन ऑफ मटेरियल्स नेचुरली और बाय आर्टिफिशियल फिलिंग. भाई एक्स्ट्रा मान लो कहीं से होकर के यहाँ पे अगर आ गया, है ना, ये है, तो यहाँ पे मान लो अगर आपके पहले क्या है, ट्री ऐसे लगे हुए हैं, है ना, ट्री लगे हुए हैं, कहीं से यहाँ से होकर के मान लो पूरा मास मूवमेंट करके और वो नीचे आके गिर गया, ये पूरा यहाँ पे नीचे आके इकट्ठा हो गया. ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, बेसिकली ट्री तो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है कि भाई आगे नहीं जाए, लेकिन ओवरलोडिंग ड्यू टू हैवी, है ना, ओवरलोडिंग हो जाए. ये रहा थर्ड वाला, ओवरलोडिंग थ्रू एडिशन ऑफ मटेरियल.
और ज्यादा मटेरियल आ जाए, फिर एक बार और आ जाए, फिर आ जाए, तो ये कितना रेजिस्ट कर पाएगा, ये फिर नीचे आ जाएगा एक साथ, है ना। तो ओवरलोडिंग होने की वजह से, फिर ओवरलोडिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। सैचुरेशन लुब्रिकेशन ऑफ स्लोप मटेरियल, भाई स्लोप के ऊपर जो मटेरियल है वो भी सैचुरेट हो जाएगा, फिर से नीचे आना ही आना है। ज्यादा बारिश हो गई, एकदम पूरा है ना वो पूरा क्या बताएं इसको, मड्डी हो जाएगा, है ना, एकदम पूरा मड के जैसा हो जाएगा, तो एकदम से नीचे आ जाएगा। फिर रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम ओवर द ओरिजिनल शेप सरफेस, जैसे अपन बात कर रहे थे ना एक्सफोलिएशन के अंदर अनलोडिंग होती रहती है, वैसे यहाँ पे मान लो मटेरियल का रिमूवल होता रहेगा, नीचे वाला मटेरियल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो तब भी नीचे आ जाएगा। फिर अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक, समझाने की जरूरत ही नहीं है, अर्थक्वेक में तो आता ही आता है नीचे, है ना। एक्सप्लोजन्स वगैरह होते हैं, हैवी मशीनरी का है, वाइब्रेशन है, उसकी वजह से नीचे आ जाता है। फिर एक्सेसिव नेचुरल सीपेज है ना। नेचुरल सीपेज की वजह से क्या हो जाएगा, रॉक वीक हो जाएगा, वो जल्दी उसकी वेदरिंग हो जाएगी, तो वो भी हेल्प करेगा। हैवी ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक्स, भाई अब जैसे मान लो कहीं पे क्या है कि क्लाउड बर्स्ट हो गया, तो अपन क्या कह रहे हैं कि कोई लेक वेक वगैरह बनी हुई है, जैसे केदारनाथ वगैरह के अंदर 2013 के अंदर हुआ था, अभी रिसेंटली भी इधर हुआ था ना। तो क्या होती है, ऊपर जो हाइट पे लेक बनी हुई है उसके अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो रखा है, अब सडनली मान लो कि वही वहां पे क्लाउड बर्स्ट होता है, इतना सारा पानी हो जाता है, वो एकदम से नीचे आता है ना। हेवी ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक्स, वो इतना पानी नीचे आ जाता है, या रिजर्वायर्स के मान लो जो आपने एक्सेस वाटर को छोड़ा है, रिवर्स के अंदर बहुत ज्यादा पानी आ गया, तो वो भी क्या करेगा, एकदम से वहां पे आके प्रेशर डालेगा, और वो प्रेशर डालेगा तो क्या करेगा, उसको सपोर्ट कर देगा, भाई वेदर ड्रॉप को सपोर्ट कर देगा नीचे जाने के लिए। फिर इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, अभी नेचुरल वेजिटेशन नहीं होगा तो उसकी वजह से तो क्या होगा, उसको होल्ड नहीं कर पाएगा और वो जल्दी नीचे आ जाएगा। तो ये सब क्या थे, एक्टिवेटिंग कॉजेज थे, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, मास मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यस, फिर उसके बारे में बात कर रहे हैं, हीविंग अप ऑफ सॉइल्स ड्यू टू फ्रॉस्ट ग्रोथ एंड अदर कॉजेज। ठीक है, यस, फ्लो एंड स्लाइड आर 3 फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट्स। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बात की जा रही है स्लाइड्स की, वो स्लाइड्स कौन सी हैं, ये स्लाइड्स आपकी लैंड स्लाइड्स ही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो स्लाइड्स की बात की जा रही है, कौन सी स्लाइड्स हैं, वो लैंड स्लाइड्स यहाँ पे बन रही होती है, ठीक है, जो अपन ने पहले यहाँ पे बात कर ली। अब देखो कुछ हीव जैसी कंडीशन भी बनती है, ये जो अपने पास में ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये सब ऐसे हीव्स ही तो है, इन सबको क्या बोला जाता है, हीव बोला जाता है ना। सॉइल्स के अंदर फ्रॉस्ट की जो ग्रोथ होने के बाद में उनके अंदर ऐसी जो शेप बन जाती है, ये भी क्या करती है, मास मूवमेंट के अंदर एड करती है। तो स्नो वाले रीजन में, आइस वाले रीजन में भी वहां पे कुछ हमें ऐसी देखने को मिलती है ना। ये देखो आप, इन रीजन्स के अंदर जो सॉइल होगी बाद में, तो वो अपने पास में क्या बना लेगी, हीव बना लेगी। अब ये सॉइल भी कैसी हो रखी है, एकदम मास मूवमेंट का इनके अंदर बस एक वो चाहिए कि ग्रेविटी का इम्पैक्ट चाहिए, या कोई भी एक फोर्स चाहिए कि इनके अंदर मास मूवमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हीव जो बन जाते हैं वो भी अपने पास में। आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर होगी। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद विंसम डिजिटल लर्निंग।